हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रादेशिक अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पूर्वी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन। तो आज से हम पूर्वी एशिया का जो प्रादेशिक अध्ययन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखिए, सबसे पहले हम पूर्वी एशिया के विस्तार के बारे में देख लेते हैं कि जो पूर्वी एशिया है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है एशिया के अंतर्गत। तो देखिए, पूर्वी एशिया के बारे में हम देखें तो पूर्वी एशिया जो एशिया महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो मरुस्थल है, जैसे मंगोलिया का मरुस्थल है, मतलब जो पूर्वी एशिया में मरुस्थलीय क्षेत्र से लेकर जो पूर्वी भाग में जो द्वीप समूह है, पूर्वी द्वीप समूह तक पूर्वी एशिया का विस्तार पाया जाता है। इसके बारे में हम देखें, इसके जो किन किन जो देश हैं वो इसके क्षेत्र में शामिल है। तो इसमें देखिए जो चीन है, इसके अलावा जापान, ताइवान, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये देश मुख्य रूप से पूर्वी एशिया के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से देश हैं? चीन, जापान, ताइवान, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये सभी जो देश हैं वो देश पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसके विस्तार के बारे में पढ़ लिए। इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में मरुस्थल क्षेत्र से लेके और पूर्व में पूर्वी द्वीप समूह तक इसका विस्तार है। उसके बाद में हम इसकी जलवायु के बारे में देखें तो इस प्रदेश की जो जलवायु है वो है शीतोष्ण जलवायु। मुख्य रूप से इसकी जलवायु शीतोष्ण जलवायु है और जो कहीं जो मैदानी भाग है, ठीक है, या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्रों में कहीं उष्ण जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु भी देखने को मिलती है। और पहाड़ी या फिर पर्वतीय भागों में शीत जलवायु भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। शीत जलवायु भी पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रदेश में पाई जाती है। तो ये हो गई इस क्षेत्र की जलवायु। विशेष रूप से मुख्य रूप से इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है या फिर उपोष्ण जलवायु है। और जहाँ कहीं पे जो मरुस्थल है उन मरुस्थलों में हमें उष्ण जलवायु देखने को मिलती है और यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र है उन पर्वतीयों में शीत जलवायु भी पाई जाती है। उसके बाद हम इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में देखें तो इस प्रदेश में कहीं हमें मैदानी भाग भी देखने को मिलते हैं, जैसे चीन में यांगत्से कियांग और सिक्यांग घाटी के मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं हमें पर्वतीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जैसे मध्य एशिया के अंतर्गत जो चीन के अंतर्गत जो क्युनलुन के पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, आल्प्स पर्वत है, तो पर्वत क्षेत्र भी इसमें आते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मंगोलिया का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है। तो इस प्रकार से इस भौगोलिक क्षेत्र में, इस पूर्वी चीन के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं मैदान मरुस्थल है, ठीक है, पठार भी जैसे तिब्बत का पठार है, ठीक है। तो इस भौगोलिक दृष्टि के आधार पर हम देखें तो यहाँ पे हमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम इस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में भी देखते हैं। तो देखिए, जो विश्व की जो अधिकतर जनसंख्या है इसी क्षेत्र में निवास करती है, विश्व की अधिकतर जनसंख्या। और इसके बारे में आपको पता ही, जो चीन है, चीन तो जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या भी निवास करते हैं विश्व की पूर्वी क्षेत्र में ही करती है। उसके बाद हम इसके आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखें, इसका हम आर्थिक आधार भी देखें तो आर्थिक रूप से जो खनिज संसाधन की दृष्टि से हम देखें तो चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में चीन का प्रथम स्थान है खनिज संसाधनों की दृष्टि से, इसलिए आर्थिक आधार भी यहाँ का मजबूत है। इसके बाद हम इसके उद्योगों के बारे में देखें, इसके औद्योगिकरण के बारे में देखें तो जापान उद्योगों में विश्व में सबसे अग्रणी देश माना जाता है।
ठीक है, तो ये इसकी एक साधारण एक छोटा सा इसका परिचय हो गया पूर्वी एशिया का। फिर हम इसके बाद इसके डिटेल से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके भौगोलिक जो स्वरूप है उसके बारे में देखते हैं। पूर्वी एशिया का भौगोलिक स्वरूप। भौगोलिक स्वरूप देखिए, पूर्वी एशिया को भौगोलिक स्वरूप के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है, और जिसमें पहला जो भाग है वो है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। पहला है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। दूसरा है प्राचीर स्तर भूखंड। प्राचीर स्थल भूखंड। तीसरा है मोड़दार पर्वतों का पूर्वी पश्चिमी क्रम। मोड़दार पर्वतों का पूर्व पश्चिमी क्रम। चौथा है अभिन्त बेसिन। अभिन्त बेसिन। अगला है दक्षिणी पश्चिमी पठार। दक्षिणी पश्चिमी पठार। और छठवां है लोयस क्षेत्र। लोयस क्षेत्र, इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ा है। जब हमने प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत की थी उसमें भी हमने पूर्वी एशिया के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनके बारे में हमने पढ़े थे, और इस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला भौगोलिक स्वरूप के आधार पर पूर्वी एशिया को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। दूसरा है प्राचीर स्थल भूखंड। तीसरा है मोड़दार पर्वतों का पूर्वी पश्चिमी क्रम। चौथा है अभिन्त बेसिन। पांचवा है दक्षिणी पश्चिमी पठार। और छठवा है लोयस क्षेत्र। तो आज हम हमारा पहला प्रकार है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। तो देखिए, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत तिब्बत के आसपास की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख है कुनलुन और सिनलिंग पठार। कुनलुन, सिनलिंग, कुनलुन और सिनलिंग की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो इसमें शामिल की गई है। और यहाँ की जो सर्वोच्च श्रेणी है वो है मिन्या गोनका। मिन्या गोनका यहाँ की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, तो तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से कुनलुन सिनलिंग पर्वत को शामिल किया गया है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? मिन्या गोनका चोटी यहाँ की सर्वोच्च है। ठीक है, इसके अलावा अनेक जो पर्वत श्रेणी इसके आसपास के वो सभी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दूसरी है प्राचीर स्थिर भूखंड। दूसरा है प्राचीर स्थल भूखंड। प्राचीर स्थल भूखंड के बारे में हम देखें तो इसके अंतर्गत 3 प्राचीर भूखंड शामिल किए गए हैं। पहला है फुकियन मेसिफ। पहला है फुकियन मेसिफ। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 जो प्राचीर भूखंड है वो शामिल किए गए। पहला है फुकेनियस मेसिफ। दूसरी है सांटुंग लायोतुंग। सांटुंग लायोतुंग। सांटुंग लायोतुंग। और तीसरे है ताईहांग की गांग मेसिफ। ताईहांग की गांग मेसिफ। ये 3 मेसिफ या फिर 3 प्राचीर स्तरखंड इसके अंतर्गत शामिल
किए गए हैं। फुकियन मेसिफ, सांगटुंग लायोतुंग मेसिफ और ताइहांग खिगांग मेसिफ। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो स्तर भूखंड था वह है मोरदार पर्वतों का पूर्वी पश्चिमी क्रम। मोरदार पर्वतों का उत्तर पश्चिमी क्रम। मोरदार पर्वतों का उत्तर पश्चिमी क्रम, इसके अंतर्गत देखें तो मुख्य रूप से जो केंटाई शान पर्वत है, यह जो पर्वत है वो बाहरी मंगोलिया के उत्तरी सीमावर्ती भाग में केंटाई शान पर्वत है, मुख्य रूप से यह सम्मिलित किया गया है। उसके बाद यिन शान, पहला केंटाई शान, केंटाई शान, दूसरा यान शान, केंटाई शान, यान शान, आला शान, सिनलिंग शान, आला शान, शिनलिंग शान, आला शान, शिनलिंग शान और टापा शान। टापा शान, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो इस पर्वतों के मोरदार पर्वतों के क्रम में सम्मिलित है। कौन कौन से हैं? केंटाई शान, यान शान, आला शान, सिनलिंग शान और टापा शान। ये जो पर्वत है वो तिब्बत की जो सीमावर्ती जो हमारा जो मोरदार पर्वतों का जो क्रम है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये हमारे तीसरा क्रम है। उसके बाद चौथा हमारा स्थलखंड है वो है अभिनत बेसिन। तो देखिए अभिनत बेसिन के बारे में हम देखें अगला हमारा है अभिनत बेसिन। अभिनत बेसिन, देखिए अभिनत बेसिन के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए ये बेसिन मैदानी भागों के रूप में है। इनमें प्रमुख है मंचूरिया का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, मंचूरिया का मैदान, इसके अलावा उत्तरी चीन का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, इसके अलावा है पेयांग झील बेसिन, पेयांग झील बेसिन, उसके बाद है रेड बेसिन। रेड बेसिन मतलब जो मैदानी भाग है उस मैदानी भागों को इस अभिनत बेसिन में शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख है मंचूरिया का मैदान है, उत्तर चीन का मैदान है, पेयांग झील है और बेसिन, पेयांग झील बेसिन और रेड बेसिन आदि को सम्मिलित किया गया है इस क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद हमारा है दक्षिणी पश्चिमी पठार। दक्षिणी पश्चिमी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार के बारे में हम देखें तो इसके अंतर्गत यूनान का पठार मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसकी औसत ऊंचाई है 1800 मीटर। यूनान का पठार, यूनान का पठार और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर। मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी पठार में यूनान का पठार सम्मिलित है, जिसकी ऊंचाई है 1800 मीटर। इसके बाद जो किस्ताऊ का जो पठार है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। किस्ताऊ का पठार, किस्ताऊ का पठार, ये दो पठार मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं, यूनान का पठार और किस्ताऊ का पठार। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो क्षेत्र है वो है लोएस क्षेत्र। लोएस क्षेत्र, देखिए लोएस क्षेत्र का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ कि जो दक्षिणी चीन है,
चीन के जो शीतकाल के अंतर्गत जो दक्षिण चीन से जो हवाएं चल के आती है, वो हवाएं अपने साथ महीन बारीक जो पीली मृदा है, पीली मिट्टी है, वो अपने साथ उड़ाकर लाती है और इस क्षेत्र में लाके, उत्तरी क्षेत्र में लाके जमा कर देती है। और मिट्टी के द्वारा, पीली मृदा के द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, लोएस क्षेत्र। यह चीन का एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, लोएस क्षेत्र। ठीक है, तो लोएस क्षेत्र का जिसके विस्तार के बारे में हम देखें तो यह शांसी प्रांत के पश्चिम में, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, शांसी प्रांत के पश्चिम में। शांसी प्रांत के पश्चिम में, होनान के उत्तर पश्चिमी तथा शेंसी प्रांत के दक्षिण में, होनान के दक्षिण पश्चिम तथा शेंसी प्रांत के दक्षिण में इस प्रदेश का विस्तार है। शेंसी प्रांत के दक्षिण में, शेंसी प्रांत के दक्षिण में जो लोएस क्षेत्र उसका विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक है, शांसी जो प्रांत है, शांसी प्रांत के पश्चिम में, होनान के दक्षिण पश्चिम में और शेंसी प्रांत के दक्षिण में इस प्रदेश का विस्तार है लोएस क्षेत्र का। और ये जो लोएस क्षेत्र है वो कैसे बनाया गया है, चीन के दक्षिण चीन से जो चलती है हवाएं, शीतकाल में ये हवाएं चलती हैं और ये अपने साथ जो मृदा बहा कर लाती है, उस मिट्टी से जो बनाया गया, उस मिट्टी के जमाव से जो बनाया गया मैदान है, उसे ही हम कहते हैं लोएस क्षेत्र। तो आज की वीडियो में हमने जो पूर्वी एशिया है, उस पूर्वी एशिया के जो भौगोलिक स्वरूप है उसके बारे में देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।